नमस्कार दोस्तों, मैं आप लोग के लिए आज एक नई वीडियो लेकर आया हूँ। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर KCS 302। मेरा नाम आदित्य है और ये मेरी डिटेल्स है, मेरे ईमेल आईडी है। आपको कोई अगर दिक्कत होती है इस वीडियो के रिगार्डिंग, इस लेक्चर के रिगार्डिंग, आप मुझे अपने डाउट्स भेज सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कुछ हम ग्लॉसरी टर्म्स की बात कर लें, ऐसी टर्म्स जो मैं आगे इसमें इस्तेमाल करने वाला हूँ प्रेजेंटेशन के अंदर, इस लेक्चर के दौरान। आपको कोई भी दिक्कत है तो आप इमीडिएटली इसको देख सकते हैं। ये ग्लॉसरी टर्म्स आप स्लाइड नंबर 2 पे ऊपर आपको मार्किंग दिख जाएगी, आप एक बार देख लीजिएगा इसको। तो लेक्चर की शुरुआत करने से पहले मैं आपको पहले कुछ चीज़ें बता दूँ। हमारा जो सब्जेक्ट है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है, महत्वपूर्ण विषय है किसी भी कंप्यूटर इंजीनियरिंग के ब्रांच के एजुकेशन के लिए। और ये लेक्चर की शुरुआत, इस सब्जेक्ट की शुरुआत हम बेसिक डेफिनेशन तो देखेंगे कि फंक्शनल यूनिट्स क्या होता है, जिसके हम डेफिनेशन देखेंगे। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर, उसके डिजिटल कंप्यूटर के इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर डिजिटल कंप्यूटर का प्रोसेस, ब्लॉक डायग्राम एंड फंक्शनल यूनिट्स। हम एक एक करके को एक्सप्लेन करते हुए देख लेंगे हम एक बार। तो स्टार्ट करते हैं हम। बेसिक डेफिनेशन क्या है, जिस सब्जेक्ट का नाम ऐसा क्यों रखा गया है और इससे हमें क्या मतलब निकल के आता है। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन जो होता है ये डिस्क्राइब करता है फंक्शंस को, डिज़ाइन को, सभी यूनिट्स के जो डिज़ाइन होते हैं उनको बताता है। ये मीन्स जो बाहरी रूप है कंप्यूटर का वो ऑर्गेनाइजेशन हो गया, लेकिन अंदरूनी स्तर पे उस फीचर्स जो आपका सिस्टम आपको प्रोवाइड कर रहा है, अंदरूनी स्तर पे उस पर कैसे काम हो रहा है, क्या क्या फंक्शनैलिटीज़ हो रही हैं, किस तरह से कोई एक अंदर इंटरनल कोई ना कोई अगर पार्ट है, उसका हार्डवेयर पार्ट है, एक दूसरा हार्डवेयर दूसरे पार्ट से कैसे बातचीत कर रहा है, हर हार्डवेयर यूनिट दूसरी हार्डवेयर यूनिट से कैसे बातचीत कर रहा है, वो सारी बातचीत आपकी आती है इसके अंदर कंप्यूटर आर्किटेक्चर के अंदर। लेट मी पुट अप अ पेन। आप कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन की अगर मैं बात करूं, आपको ये दिखाऊं मैं ये चीज़, राइट, ये बात करता है आउटर फीचर्स की, जो दिखाई देने वाले फीचर्स हैं उनकी बात करता है। मतलब उसका डिज़ाइन और उसके कुछ फंक्शंस कि वो क्या काम करता है, वो किस लिए बना है। जैसे आपका कैलकुलेटर, आपका मोबाइल फ़ोन है, उसका डिज़ाइन, जैसे कई मोबाइल फ़ोन के कैंडी बार डिज़ाइन होता है, कई का अलग टाइप का डिज़ाइन होता है, किसी का स्क्रीन साइज़ कम होता है, किसी का स्क्रीन साइज़ ज़्यादा होता है, बहुत तरीके कई डिज़ाइन अलग तरीके होते हैं। कैमरा पोजिशंस के डिज़ाइन वो आपके हॉलमार्क होता है। उन चीज़ों के लिए हम इसको देखते हैं। लेकिन जो कंप्यूटर आर्किटेक्चर होता है, जैसे कि मैंने आपको भी बताया, फंक्शनल ऑपरेशन बताएगा, अंदरूनी स्तर पे ऑपरेशंस कैसे हो रहे हैं हर इंडिविजुअल हार्डवेयर यूनिट पे। उस कंप्यूटर सिस्टम के हर एक इंडिविजुअल हार्डवेयर यूनिट अंदरूनी स्तर पे कैसे काम कर रहा है। ठीक है, तो ये दो कॉन्सेप्ट्स हैं आपके कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर के। नेक्स्ट, कंप्यूटर आर्किटेक्चर की बात कर रहे हैं हम अभी। ठीक है, तो ये डील करता है स्पेसिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रक्शन सेट। कोई भी किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का जो आर्किटेक्चर है वो ये डील करता है कि इंस्ट्रक्शन सेट कैसा है उसका, और उस हार्डवेयर यूनिट्स कौन कौन सी हैं, कैसी हैं, जो उस इंस्ट्रक्शंस को इम्प्लीमेंट कर रही हैं या उसका इस्तेमाल कर रही हैं। और कंप्यूटर हार्डवेयर आपको पता ही है क्या होता है, जैसे आपके इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स हो गए, मैग्नेटिक ऑप्टिकल स्टोरेज हो गया, डिस्प्लेज हो गया, कम्युनिकेशन फैसिलिटी, ये सब आपके हार्डवेयर का पार्ट होता है। इनपुट आउटपुट, जैसे माउस, कीबोर्ड, ऑल पार्ट्स ऑफ योर हार्डवेयर यूनिट्स। और कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम का बेसिक हार्डवेयर यूनिट यही है। तो अब हम फॉर्मली अपने डिजिटल कंप्यूटर को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। क्या? एक प्रोसेसिंग मशीन है, सिंपल डेफिनेशन है, याद रखिएगा। इट्स अ प्रोसेसिंग मशीन, राइट, दैट प्रोसेसेस इंफॉर्मेशन इन डिजिटल फॉर्म। एक ऐसी मशीन जो इंफॉर्मेशन को डिजिटल फॉर्म में प्रोसेस करती है। डिजिटल फॉर्म का तात्पर्य क्या है इसके अंदर?
जीरोज एंड वंस। कंप्यूटर सिर्फ एक ही तरह की भाषा समझता है और वो है शून्य और एक, जिसे हम बाइनरी डिजिट या बिट कहा जाता है। मैं फिर लिख देता हूं यहां पर, जिसे हम बाइनरी डिजिट कहा जाता है। तो उसको शॉर्ट में हमने बाइनरी का बी और डिजिट का इट लेके हमने बना दिया बिट, और आपके 0 एंड 1 के फॉर्म में होता है इस तरह से हमेशा। तो इसका मतलब हम ये भी जानते हैं कि अगर ऐसा है जो प्रोसेस कर सकता है, इसका मतलब वो एक ही तरह की भाषा को समझ सकता है। तो डिजिटल कंप्यूटर्स एक ही तरह की भाषा समझते हैं, जिसे हम कहते हैं बाइनरी लैंग्वेज, या समटाइम्स इसको हम मशीन लैंग्वेज भी कहते हैं। ठीक है, आज हम इतना क्लियर हुआ, आगे बढ़ते हैं। अगर हमें किसी एनालॉग क्वांटिटी को मेजर करना है, मतलब ऐसी क्वांटिटी जो टाइम के हिसाब से वेरी कर रही है, ठीक है, एक टाइम इंस्टेंट पे वैल्यू हो जाएगा, दूसरे टाइम इंस्टेंट पे वैल्यू हो जाएगा, मतलब एब्रप्टली 1010 नहीं हो रहा, जो कि आपका डिजिटल फॉर्म होती है, इस फॉर्म में नहीं आ रहा। दिस इज कॉल्ड डिजिटल सिग्नल, लेकिन वो उसकी फॉर्म कुछ इस तरह से आ रही है, ऐसे आ रही है। दिस इज योर एनालॉग। एनालॉग इन्फॉर्मेशन कुछ इस तरह से हो गए, सिग्नल्स आपके ऐसे होते हैं, और डिजिटल कुछ इस फॉर्म में होते हैं। तो अगर कोई एनालॉग क्वांटिटी अगर आ रही है, उसको प्रोसेस करना है, तो उसको पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा डिजिटल फॉर्म में, और उन कन्वर्टर्स को आपने आई थिंक पढ़ा हुआ होगा, अपने स्कूल एजुकेशन के दौरान पढ़ा होगा, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। इसको हम कहीं भी अगर इसको शॉर्ट में मेंशन करते हैं तो कुछ इस तरीके से मेंशन करते हैं, A/D converter. A is for analog and D is for digital, right? नेक्स्ट आ गया डिजिटल कंप्यूटर का प्रोसेस। किस तरह का प्रोसेस हो सकता है? कोई भी टाइप हो, साइज हो, कैपेसिटी हो, कंप्यूटर के टाइप, साइज और कैपेसिटी कुछ भी हो सकती है, ठीक है। 3 ब्लॉक्स अवश्य होंगे उसके अंदर। कौन कौन से होंगे? इनपुट प्रोसेसिंग में जाएगा, नेक्स्ट आउटपुट। तो इनपुट से प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग आउटपुट। तो 3 ब्लॉक्स हर कंप्यूटर, हर एक सिस्टम जिसको डिजिटल कंप्यूटर कहा जा सकता है, उनमें 3 प्रोसेस हमेशा होंगे, 3 ब्लॉक्स हमेशा होंगे। आपके कंप्यूटर की कैपेबिलिटी ये प्रोसेसिंग यूनिट के ऊपर डिपेंड भी करती है। उसकी जैसे कैपेबिलिटी होगी, प्रोसेसिंग जितना पावरफुल होगी उसकी, उतना ही उस कंप्यूटर की एबिलिटी बढ़ेगी। तो एक ब्लॉक डायग्राम देख लेते हैं हम एक बार, तरीके से इसको समझ लेते हैं किस तरीके से हो रहा है। पहले हमारे पास एक इनपुट, आप देख सकते हैं इनपुट आ रहा है हमारे पास, राइट। वी हैव दिस इनपुट ब्लॉक विद अस, जिसमें डेटा इंस्ट्रक्शंस हम इनपुट कराते हैं। नेक्स्ट वी हैव आउटपुट, जो कि अपने इनपुट और आउटपुट अभी हमने देखा था, अभी उसी को हम थोड़े और अच्छे से समझ के, इसको फैला के एक बड़ा एक डायग्राम हम समझने की कोशिश करेंगे इसको। और काफ़ी सिंपल डायग्राम है गाइस, आप आराम से इसको समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट, ऑक्सिलरी स्टोरेज डिवाइस, ऐसी स्टोरेज डिवाइस जो एक्स्ट्रा एडेड होती है, जैसे कि आपके हार्ड डिस्क, HDD मैंने मेंशन किया था, या आजकल आपके लैपटॉप्स में SSD भी आती है, सॉलिड स्टेट ड्राइव्स आती है। तो इन ड्राइव्स को, इन स्टोरेज डिवाइसेस को हम ऑक्सिलरी हो गया एडेड, अलग से। आप ऑक्सिलरी डिवाइसेस में आपके पेन ड्राइव्स जो रिमूवेबल मीडिया है, ध्यान से देखिए, रिमूवेबल मीडिया दैट कैन बी रिमूव्ड, ठीक है। प्लग एंड प्ले होता है, जैसे जब आपने USB पोर्ट पे लगाया तो आपने काम किया, जब नहीं करना उसको आपने निकाल दिया, ठीक है। तो ऐसे डिवाइसेस को क्या कहते हैं? ऑक्सिलरी स्टोरेज डिवाइस या सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। ये आपका CPU आ गया, जिसमें आपका कंट्रोल एंड टाइमिंग यूनिट आ गया, ALU आ गया, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, और मेन मेमोरी रैम एंड रोम। रैम इज रैंडम एक्सेस मेमोरी, मैं ऊपर आप लिख भी देता हूं यहाँ पर, रैम
is random access memory. ठीक है, and what is ROM here? ROM is read only memory. ये आपने अपनी पिछली क्लासेस में, जूनियर क्लासेस में आपने उसको पढ़ा हुआ होगा। मैं इसको फिर से याद दिला रहा हूँ आपको, ताकि इस सब्जेक्ट में आपको मदद मिले आगे। ये कम्युनिकेशन कुछ इस तरीके से हो रहा है उनका। सो इनपुट and CPU, input unit and CPU are working together, CPU and output are working together. Similarly, CPU and auxiliary devices are working together, they are talking to each other. इनके बीच में बातचीत भी हो रही है, कंट्रोल यूनिट एंड मेन मेमोरी के बीच बातचीत हो रही है, इनके बीच में हो रही है। अब ये तो आपके इस तरह से हो गया, और बॉर्डर टर्म्स में देखें तो आपके कुछ इस तरह से आप इसको भी मार्क कर सकते हैं। तो मैंने कई एरोस के माध्यम से मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो निरंतर इनपुट यूनिट आउटपुट यूनिट निरंतर सीपीयू से बातचीत करते रहते हैं। इवन आपके ऑक्सिलरी स्टोरेज डिवाइस अगर है, कोई सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है, वो भी सीपीयू से बातचीत करता रहता है। तो इस डायग्राम को ध्यान से देख लें, बहुत ही महत्वपूर्ण डायग्राम है। नेक्स्ट हमारे पास आता है फंक्शनल यूनिट्स। हम ऑलमोस्ट इसके एंड की तरफ हम आ रहे हैं। फंक्शनल यूनिट्स होते क्या है? सीपीयू का ऐसे पार्ट्स हैं जो ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हैं, राइट, और कैलकुलेशंस जो होती हैं उनको भी परफॉर्म करते हैं। और कैलकुलेशंस कौन इसको लिखता है, कैसे, कहाँ से आते हैं? ये कंप्यूटर प्रोग्राम्स के द्वारा आती है। अगर आप लोगों ने सी प्लस प्लस, पाइथन, किसी भी लैंग्वेज पे काम किया तो उस प्रोग्राम में स्टेप बाय स्टेप जैसे जैसे चीज़ें आती हैं, आप वैसे वैसे कैलकुलेशंस और ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, ठीक वैसे ही। तो ऐसे पार्ट्स, सीपीयू के ऐसे पार्ट्स जो ऐसा काम करते हैं, जो ये कैलकुलेशंस ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, उन्हें हम कहते हैं फंक्शनल यूनिट्स। चूँकि हम कंप्यूटर आर्किटेक्चर की बात कर रहे हैं तो उनके फंक्शनल यूनिट्स एक एक पार्ट्स ऑफ सीपीयू के अंदर हम बात करने जा रहे हैं। इन रियल हार्डवेयर यूनिट की बात करने जाएंगे हम इसके अंदर। 5 पार्ट्स हो गए। इनपुट सीपीयू का 2 पार्ट्स हो गए, मेमोरी, एएलयू एंड सीयू। एएलयू सीयू को अलग भी कई जगह दर्शाया जाता है, लेकिन कई जगह एक साथ भी दर्शाया जाता है, क्योंकि दोनों घनिष्ठ मित्रों में से एक हैं। ये बहुत घनिष्ठ है। इनके जो सिंक्रोनाइजेशन है इनका, एएलयू और सीयू का, बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और ये आपस में कई बार समझ जाते हैं कि एक ही सिस्टम का पार्ट है, लेकिन उसको और अच्छे से समझाने के लिए कई डायग्राम्स इसको अलग अलग सिखाते हैं। जैसे आप पिछले डायग्राम में अगर आपने ध्यान से देखा होगा, अगर आप वीडियो को पीछे अगर देखें, थोड़ा कुछ मिनट पहले देखें, तो जो डायग्राम मैंने आपको दिखाया था उसमें कंट्रोल एंड टाइमिंग यूनिट और एएलयू को मैंने अलग दिखाया हुआ था। इसका मतलब ये नहीं कि दोनों अलग अलग हैं, तो ये एक साथ ही काम करते हैं। फिर हमारे पास आउटपुट यूनिट आ गया। तो 5 यूनिट्स, 5 पार्ट्स ऐसे हैं जिन्हें हम फंक्शनल यूनिट्स कहते हैं। इनपुट आउटपुट आ गया। जैसे कि अब जो भी मैंने वहां पर लिखा उसी को मैं आपको डायग्रामेटिकली दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे हम कहते हैं शॉर्ट में आईओ, ठीक है। अगर आप लोगों ने इस शब्द को आईओ को ध्यान में अगर दिया है तो आप लोगों ने शायद इसको भी सुना होगा, बायोस। व्हाट इज बायोस? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, right? This is a basic input output system. Clear? So BIOS. Okay. Next, what we have? Arithmetic logic and control units. जो किसका पार्ट है? प्रोसेसर का पार्ट है। इनके बीच में मेमोरी है जो इनकी बातचीत करा रहा है, इनके थ्रू बातचीत होती है। मेमोरी तो हमेशा आएगी। कई बार हो सकता है कि डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस करना चाह रहे हो आप, ठीक है, या डायरेक्ट इनपुट से आप जा रहे हैं एएलयू की तरफ, लेकिन मेमोरी का इसमें बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि मेमोरी जगह देगा किसी भी इनपुट या किसी भी आउटपुट के लिए। कोई डाटा अगर रेडी हो रहा है उसको जगह देने का काम मेमोरी करता है। तो इनके बीच की बातचीत ऐसे हो सकती है आपकी। सिर्फ मैंने फंक्शनल यूनिट्स को डिस्प्ले किया है। बातचीत मैंने पिछले डायग्राम में आपको दिखाई थी, स्लाइड नंबर 8 के अंदर। तो उस स्लाइड को जरूर ध्यान से देखिएगा। स्लाइड नंबर 8 के अंदर मैं अगर आपको दिखाऊं वापस, दिस वन, स्लाइड नंबर 8 के अंदर आपको पूरा ही बातचीत का आपको पूरा पता लग जाएगा।
फंक्शन यूनिट्स की जब बात करता हूँ, सिंपल आपके ये जहन में आना चाहिए, आईओ एंड प्रोसेसर एंड मेमोरी। ठीक है, आप इसको मेके को समझने की कोशिश करते हैं कि इनपुट यूनिट कैसे काम कर रहा है, कीबोर्ड्स, माउस, जॉयस्टिक्स, ये कुछ एग्जांपल्स है आपके इनपुट डिवाइसेस के। तो आपको ये डायग्राम्स आपको दिखा रहा हूँ मैं, कीबोर्ड एंड माउस इस तरीके से। हो सकता है छुप रहा हो थोड़ा, मैं ज़रा साइड होकर देखूँ, देखिए अब आपको दिख जाएगा माउस। ठीक है, दिस इज योर माउस, कीबोर्ड एंड जॉयस्टिक। नेक्स्ट, एएलयू। जब डाटा एंटर कर दिया जाता है वाया द इनपुट डिवाइस, वो स्टोर हो जाता है प्राइमरी स्टोरेज यूनिट जिसे हम मेमोरी कहते हैं। स्टोर होने के बाद एएलयू फिर काम करना स्टार्ट करता है, वो स्टोर डेटा के ऊपर काम करना शुरू करेगा। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, लॉजिक, कंपैरिजन, ऐसे कई आपके ऑपरेशंस होते हैं जो एएलयू परफॉर्म करता है। डाटा फिर ट्रांसफर किया जाता है एएलयू से स्टोरेज यूनिट की तरफ जब हमें कोई आउटपुट की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन अगर आउटपुट की ज़रूरत नहीं है और भी कोई ऑपरेशन ऐसा हो सकता है जो बच गया हो, एएलयू के लिए काम के लिए बच गया हो, तो वापस डेटा को भेज दिया जाता है एएलयू के पास कि भाई प्लीज़ अभी प्रोसेसिंग इसकी रहती है, एएलयू भाई साहब आप इसकी प्रोसेसिंग कर दीजिए ज़रा। उसके बाद फिर आउटपुट डिवाइस के लिए जाएगा और स्टोरेज यूनिट के पास चला जाएगा। नेक्स्ट आता है आपका कंट्रोल यूनिट। द यूनिट एक्ट्स लाइक अ सुपरवाइजर, माफ कीजिएगा, सुपरवाइजर की तरह काम करता है, एक मॉनिटर की तरह काम करता है। इंश्योर करता है कि सारे प्रोसेस उसी तरीके से हो रहे हैं, डेजिग्नेटेड तरीके से हो रहे हैं, जैसे होने चाहिए, जैसे निर्धारित किए गए उसी तरीके से होने चाहिए। तो एक ऐसा सुपरवाइजर एक मॉनिटर की तरह काम करता है कंट्रोल यूनिट। सिग्नल्स, इंटरप्ट्स, इनको जनरेट करेगा। तो सीरीज या एग्जीक्यूशन के जो प्रोसीजर होता है, सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं, उनके एग्जीक्यूशंस हैं, उनको करने के लिए कि फेच कब किया जाएगा, फेच करना के इंस्ट्रक्शन कब उठाया जाएगा, ठीक है, कब ऑपरेशन परफॉर्म होगा और कब एग्जीक्यूट किया जाएगा, ये सब के सब एक प्रोसीजर कौन मैनेज करता है, कंट्रोल यूनिट मैनेज करता है। सीपीयू आपको पता ही है, इस सीपीयू को हम ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर भी कहते हैं और मेजर डिसीजंस सीपीयू लेता है सारे। ठीक है, कब कंट्रोल यूनिट काम करेगा, कब क्या करेगा, क्योंकि प्रोसेसर का पार्ट है आपका एएलयू और सीयू। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका मेमोरी यूनिट जिसे हम स्टोरेज यूनिट भी कहते हैं। दो टाइप हो गई, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी आपकी फ्लिप फ्लॉप्स जो सर्किट्स होते हैं के द्वारा बनाई जाती है। ठीक है, रजिस्टर्स कहा जाता है फिक्स वर्ड लेंथ को, जो 16 से 64 बिट तक हो सकते हैं। और एड्रेसेस होते हैं, दे आर यूज्ड फॉर टू एक्सेस द वर्ड्स, वो वर्ड आपको 16 से 64 बिट का हो सकता है, उनको एक्सेस करना मेमोरी से उन एड्रेसेस की रिक्वायरमेंट होती है कि किस एड्रेस पे कहाँ पे वो चीज़ पड़ी हुई है। सिमिलरली सेकेंडरी स्टोरेज, इससे पहले हम देख ले मेमोरी का एक पार्ट और है कैशे मेमोरी। ठीक है, ये कैशे मेमोरी डील करता है आपका जो मोस्ट रिसेंट डेटा, ऐसा डेटा जो उसको बार बार फेच किया जा रहा हो, ऐसे इंस्ट्रक्शन जो बार बार फेच किया जा रहा है, उसकी ज़रूरत बार बार पड़ रही है प्रोसेसर को, उस फ्रीक्वेंटली यूज्ड डेटा को, ठीक है, उस फ्रीक्वेंटली यूज्ड इंस्ट्रक्शंस को, जो भी आप डेटा इंस्ट्रक्शंस जो भी कहें, वो सब कैशे मेमोरी के अंदर स्टोर होता है। इट्स अ पार्ट ऑफ मेन मेमोरी ओनली। तो प्राइम मेमोरी के आपके एग्जांपल्स है रैम एंड रोम, राइट। मेरिट्स, इनका स्पेस, इनका साइज कम होता है बट बहुत फास्ट होती हैं। और डीमेरिट्स इसका बस वही है जो आपके इसके मेरिट्स जो हम कहते हैं भाई स्टोरेज स्पेस बहुत कम है और कॉस्टली भी ज़्यादा है। तो अगर हमें ज़्यादा स्टोरेज स्पेस की ज़रूरत पड़े तो हमें क्या इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब हम आते हैं सेकेंडरी मेमोरी के ऊपर। तो आपके डिस्क, टेप्स, एसएसडीज, पेन ड्राइव्स, चिप स्टोरेज यूनिट्स कुछ इस तरीके से आप सामने एग्जांपल्स देख सकते हैं। अगर आप देखें ऑप्टिकल डिस्क बना हुआ है इधर, ठीक है, आई थिंक मैंने इस तरह से करूँ ऐसे करूँ, जैसे भी आप देख सकते हैं। ओके, सैनडिस्क, ये आपकी एसएसडी बनी हुई है। ठीक है, ये कुछ एग्जांपल्स हैं आपके। ठीक है, तो लेफ्ट मोस्ट जो आपको फिगर दिख रही है दैट इज़ योर
हार्ड डिस्क, देन मैग्नेटिक टेप जो आपकी कैसेट्स आती थी जिसमें आपके गाने और रिकॉर्ड होते थे, फिर आप उनको कैसेट प्लेयर में लगा के आप सुना करते थे। तापर टेप ड्राइव्स, वो टेप होती है अंदर, मैग्नेटिक टेप। नेक्स्ट वी हैव आउटपुट यूनिट। क्या काम करता है? प्रोसेस, जो रिजल्ट प्रोसेस हो चुके हैं, जो एएलयू काम कर चुका है, जिन उनके कुछ रिजल्ट्स आ चुके हैं, वो यूज़र को भेजने के लिए कौन माध्यम बनता है? आउटपुट यूनिट। और डिस्प्ले करता है इंफॉर्मेशन को एक इस तरीके से कि ह्यूमन उसको समझ पाए। ठीक है, ये आउटपुट यूनिट का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण काम है कि वो इंफॉर्मेशन को इस तरह से डिस्प्ले करे कि यूज़र या प्रोग्रामर जो भी रिक्वेस्ट कर रहा है उस आउटपुट को वो समझ पाए, जान पाए कि हाँ भाई काम प्रॉपर हुआ कि नहीं हुआ। तो कुछ आउटपुट यूनिट्स में आप मेंशन कर रहा हूँ, आप मुझे बताइए कि इनमें से आउटपुट यूनिट्स कौन सी है। वेदर आउटपुट यूनिट्स, मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क लगा दिया। इनमें से आप ये देख के बताइए कि आउटपुट यूनिट्स कौन कौन सी हैं। मेरे ख्याल से प्रिंटर इज एन आउटपुट यूनिट, राइट। वेबकैम, वेबकैम भी तो इनपुट ले रहा है। कैमरा, इट्स टेकिंग अ स्क्रीनशॉट ऑफ योर फेस। आप फोटो के रूप में, वीडियो के रूप में अभी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो अपने कैमरा के थ्रू कर रहा हूँ। स्पीकर्स, लेकिन वेबकैम तो इनपुट ले रहा, तो दैट कैन नॉट बी एन आउटपुट यूनिट। वेबकैम कैन नॉट बी एन आउटपुट, इट्स टेकिंग द इनपुट। माइक्रोफोन, नॉट एन आउटपुट यूनिट। मॉनिटर, यस। प्रिंटर, यस। हेडफोन्स, बिल्कुल नहीं। स्पीकर्स, यस, डेफिनेटली दे आर आउटपुट यूनिट्स। तो हमारे पास प्रिंटर, मॉनिटर, स्पीकर्स, ये आपके एग्जांपल्स हो गए आउटपुट यूनिट्स के। तो कुछ क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इसको हम कवर अप करने की कोशिश करेंगे। क्या क्या आ सकते हैं क्वेश्चंस इससे रिलेटेड अब तक जो हमने जाना समझा। व्हाट आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम? ब्रीफली एक्सप्लेन ALU and CU, right? And what is a memory unit in a computer system? तो इस तरीके से कुछ सिंपल क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं। अगर आपको कंसेप्ट पता है, आपने ब्लॉक डायग्राम ध्यान से देखा है, तो आप इसको आराम से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, इसको अच्छे से आंसर कर सकते हैं, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं आने वाली। और एनी डाउट्स तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप मेंशन कर दें, या वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने अपनी ईमेल आईडी दे रखी है, तो आप उससे मुझे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। सो पार्ट 1 मेरा ओवर हुआ, यूनिट 1 का स्टार्टिंग कर रहे थे, इंट्रोडक्शन कर रहे थे। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ अ बस, टाइप्स ऑफ बस, और बस आर्किटेक्चर के ऊपर हम बात करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए, अपने और अपने परिवार वालों को इस कोरोना आउटब्रेक से बचाते रहिए। धन्यवाद।